Hello everyone, this is Nikita. Welcome to Nikita BioWorld. फ्रेंड्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या कहे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो 11th बायोलॉजी का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सेल ऑर्गेनल्स हमने कंप्लीट किए हैं, इक्वली साइटोस्केलेटन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो साइटोस्केलेटन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? साइटोस्केलेटन को पढ़ने से पहले हम ये जानें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो काम होता है, सेल के अंदर वही काम करता है साइटोस्केलेटन। पहले हम इस वर्ड को स्प्लिट करके इसका मीनिंग जाने, तब हमें समझ आएगा। साइटो का मीनिंग है यहाँ पर सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा जो क्या करे, इस सेल को बांध कर रखे, इस सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे। तो फ्रेमवर्क को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? ढांचा या शेप प्रोवाइड करे। जैसे ह्यूमंस के अंदर स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्टेबलाइज रखता है, स्थिर रख पाता है। हमारी बॉडी जिस चीज के ऊपर टिकी हुई है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। वैसे ही सेल को अंदर रेगुलेट करने के लिए, सेल को मेंटेन करने के लिए, सेल के शेप को बेसिकली हम बोल सकते हैं, इसके आकार को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? सेल को साइटोस्केलेटन चाहिए। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? बोन्स का, हड्डियों का बना है। तो साइटोस्केलेटन किस चीज का बना है? जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है, साइटोपंजर जिसको हम कहते हैं, ये किसका हुआ बना होता है? कुछ प्रोटीनेशियस नेचर वाली चीजों का, प्रोटीन्स का बना होता है। वो कौन कौन से प्रोटीन है, किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो हमारी सेल को शेप देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारी सेल के अंदर होने वाले मूवमेंट को, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को, इसके अलावा जो कोशिकांग है इधर से उधर मूव कर पाते हैं, जो वेसिकल से वो मूव कर पाती है, इन सब को मूव कौन करने देता है? साइटोस्केलेटन। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले फंक्शन देखेंगे हमारे साइटोस्केलेटन के, जो मैंने अभी आपसे बोले उन्हीं सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहली चीज है हमारे पास आकृति व संरचनात्मक फ्रेमवर्क बनाना। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? सोचो, एक कंडीशन सोचो, जब हमारी बॉडी से स्केलेटन सिस्टम को निकाल दिया जाए। अगर स्केलेटल सिस्टम को निकाल देंगे, कंकाल तंत्र को निकाल देंगे, तो हम एक टेडी बियर जैसे हो जाएंगे। एक टेडी बियर को आपने रखा, कैसे वो गिर जाता है, बस वैसे ही हमारी बॉडी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बना के रखा हुआ है? स्केलेटल सिस्टम में। वैसे ही सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो क्या करता है? सेल के शेप को मेंटेन करता है, इसकी आकृति को और इसकी संरचना को बनाए रखता है। दूसरा यहाँ पर है कोशिकांग वितरण। मतलब सेल के अंदर मैंने अभी अभी आपसे बोला कि किसको? वेसिकल्स को ट्रांसफर होने में। वेसिकल्स जैसे हमने देखा था, जब प्रोटीन बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बन बन के बाहर निकलती है। तो एक जगह से, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वेसिकल को अगर ट्रांसमिट होना हो, जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वो भी कौन कर पाता है? कौन करवा पाता है? साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट है अंतः कोशिकीय परिवहन। मतलब सेल के अंदर ही, वही चीज मैंने बोली, सेल के अंदर अगर चीजों का मूवमेंट करवाना है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जो कोशिकांग होते हैं, वो तो स्टेबल होते हैं। मतलब एक जगह पर अपनी पोजीशन पर वो फ्लोट कर सकते हैं, बट पूरे सराउंडिंग में वो फ्लोट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है चीजों का, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर तो हो रही है। तो वो ट्रांसफर कौन करवाता है? हमारा साइटोस्केलेटन। हमारी सेल का जो स्केलेटन सिस्टम होता है, यही चीजों को ट्रांसफर कराता है। कैसे कराएगा आगे देखेंगे हम। कोशिका गति को बनाए रखना, सेल के मूवमेंट को बनाए रखना, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो मूव करता रहता है। अब साइटोप्लाज्म जब भी मैं बोलूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट इन सब में डिफरेंस समझ चुके हैं। तो ये क्या करता है? सेल के अंदर भरे हुए इस फ्लूइड को, साइटोप्लाज्म को, जब क्या करना हो, मूव करना हो, तो इसको मूव भी कौन करने देता है? साइटोस्केलेटन ही करने देता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन हम जितने भी अभी आगे चल करके साइटोस्केलेटन के टाइप पढ़ने वाले हैं ना, इन सारे साइटोस्केलेटन के टाइप का मेन फंक्शन तो क्या होता है? हमारी सेल के शेप को मेंटेन करना, हमारी सेल के स्ट्रक्चर को, यानी कि आकार और संरचना को बनाए रखना, ये हमारे साइटोस्केलेटन का मेन काम होता है।
अब ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये 3 टाइप का हमें पढ़ना है। कौन-कौन सा? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसे नाम से इनके समझ आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा होगा, सूक्ष्म होगा। फिलामेंट मतलब किसी तंतु की बात हो रही है। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा होगा। नलिका जैसा स्ट्रक्चर, तो ये नलिका जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी कि कहीं ना कहीं ये इन दोनों के मिडिल में आता होगा। किस चीज में मिडिल आता है? साइज में। जैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है। माइक्रोफिलामेंट्स बहुत छोटे होते हैं साइज में। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये दोनों के बीच का होता है, तो मिडिल होता है ये साइज में। इन दोनों के बीच में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स के। ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इन्हीं सबसे मिल करके क्या बन रहा है? इन्हीं सबसे मिल करके बन रहा है सेल का साइटोस्केलेटन। अब एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ये क्या है? सारे साइटोस्केलेटन के टाइप है। अब जैसे पहले हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक सेल। इस सेल के अंदर क्या होगा? साइटोस्केलेटन। कहीं पर तो आपको ट्यूब्यूल दिखाई देगी, कहीं पर ये ऐसे अरेंज्ड हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के आसपास ये अरेंज हो जाएंगे। कहीं पर क्या होगा? ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे अरेंज हो जाएंगे। जो साइटोस्केलेटन है पूरी सेल के अंदर फैला हुआ होता है। साइटोस्केलेटन पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है। किस जगह पर कौन सा साइटोस्केलेटन का टाइप मिलेगा ये हमें इनके पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं, सूक्ष्म नलिका जिसे हम कह रहे हैं। आपको जो स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्ट्रक्चर किसका है? एक माइक्रोट्यूब्यूल का है। इस माइक्रोट्यूब्यूल में अंदर से ये होलो होती है, अंदर से क्या होती है? ये खाली होती है। मैंने आपको इसका हॉरिजॉन्टल वे दिखाया है। जैसे ये अगर आपको पेन दिखाई दे रहा हो, तो इस पेन को बाहर से हम देखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको आप कट करो और फिर उसको देखने की कोशिश करो तो हमें अंदर तक जो ट्यूब के अंदर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर वही वाला बना हुआ है। ये कैसी होती है? अंदर से होलो मतलब खाली होती है, खोखली बोलते हैं जिसको हम। माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। अनब्रांच्ड होती है मतलब अशाखित। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, कहीं पर भी मैंने कोई ब्रांच नहीं बना रखी है। अशाखित होती है ये ट्यूब्यूल, बस ऐसे बनी हुई मिलेगी आपको। सिलेंडर शेप होती है यानी कि बेलनाकार आकार में हमें दिखाई देती है। ये किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिका किससे बनी हुई होती है? एक प्रोटीन का नाम आप याद रखेंगे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की दो यूनिट्स आपस में मिलती है। एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन में अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट। एक अल्फा एक बीटा दोनों मिलकर के डाइमर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन डाइमर। ये क्या बना रहे हैं? डाइमर बना रहे हैं। जैसे एक अगर सिंगल यूनिट होती है तो उसे हम मोनोमर कहते हैं, एक से ज्यादा यानी कि दो है तो डाइमर कह देते हैं, बहुत सारे हैं तो हम पॉलीमर कह देते हैं। तो यहाँ पर एक अल्फा प्रोटीन एक बीटा प्रोटीन ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ट्यूब्यूलिन डाइमर। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई ये ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल ये बनती कैसे है? 13 प्रोटोफिलामेंट से। 13 प्रोटोफिलामेंट कैसे अरेंज होते हैं? एक अल्फा प्रोटीन एक बीटा प्रोटीन, एक अल्फा प्रोटीन एक बीटा प्रोटीन, ऐसी एक रो बनती है। एक पूरी लाइन बनी। फिर दूसरी लाइन में भी वापस से अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन। ऐसी कितनी लाइंस आपको दिखेंगी? 13। मान लो कि आपने कागज के ऊपर ऐसी लाइनें बना रखी है, कॉलम्स। जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो कॉलम कैसे बनाते हैं? कॉलम बना लिए और उस पेपर को फिर हमने फोल्ड कर दिया। कुछ उसी तरीके से एक ये चौड़ा पेपर था, इस पेपर के ऊपर ऐसी लाइंस बनी है और इस पेपर के दोनों कॉर्नर्स को हमने उठाया और एक दूसरे के ऊपर रख करके इसे फोल्ड कर दिया। तब जो आपको सर्कल बना हुआ दिखेगा, एक सिलेंडर बनेगा। बस वही सिलेंडर क्या है? हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है। ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर बना के रखा है ये वही है। लेकिन जब उस सर्कल को, उस जो आपने ट्यूबवेल बनाई है पेपर से, उसको जब आप ऊपर से देखोगे तो उसके ऊपर आपको कॉर्नर्स दिखाई देंगे। आपको ऊपर टॉप पर ऐसा दिखाई देगा, या तो अल्फा प्रोटीन्स की पूरी चेन दिखाई देगी गोल गोल, या तो बीटा प्रोटीन्स की दिखाई देगी। जब आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? ये होलो है, खाली है, खोखला है ये।
आप एक स्ट्रॉ इमेजिन कर सकते हो जिससे हम जूस पीते हैं, या फिर नारियल पानी पीने के लिए, कोकोनट वाटर के लिए हम जिस स्ट्रॉ का यूज करते हैं, उस स्ट्रॉ को आप जब बाहर से देखोगे तो खोखली दिखाई देती है। सेम एज इट इज हमारा क्या दिखाई देता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देता है। किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ट्यूबुलिन डाइमर बनता है। ट्यूबुलिन डाइमर 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 ऐसे बहुत सारे मिल करके 13 लाइंस बनाते हैं, 13 रो बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ये जब आपस में ज्वाइन हुए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एक माइक्रोट्यूब्यूल का। ये क्या बनी है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ये माइक्रोट्यूब्यूल हमें कहाँ मिलेगी, हमारी सेल के अंदर, हमारी पूरी सेल के सराउंडिंग में, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमें ऐसे फैली हुई मिलेगी। क्या काम करेगी, चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। वेसिकल्स के बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एक वेसिकल को साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो वो आराम से इसके साथ बाइंड होकर के, इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर बैठ करके, एक प्रोटीन का सहारा लेकर के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकती है। फंक्शंस की बात करें तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। हेल्प्स इन प्लांट साइटोकाइनेसिस। प्लांट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस। हमें ये चीज इतनी पता है, एक सेल को जब दो सेल में डिवाइड होना होता है तो ये सेल एक ही रहती है, लेकिन इसके न्यूक्लियस डिवाइड होके दो बन जाते हैं पहले, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद ये सेल क्या करती है, दो सेल में, मतलब इसके साइटोप्लाज्म को भी, इस साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होने के लिए साइटोकाइनेसिस प्रोसेस करनी होती है। तो बीच में यहाँ पर ये जो आपको कैविटी बनती हुई दिखाई दे रही है, अंदर ये जो धसाव हो रहा है, ये धसाव बनेगा तभी ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी, दोनों के न्यूक्लियस तो है ही। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल प्लेट बनानी है। सेल प्लेट हम कहते हैं प्लांट के केस में, ठीक है, प्लांट्स में सेल प्लेट बनती है, एनिमल्स में सेल फरो बनती है। तो सेल प्लेट, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो सेल फरो हो गई। सेल प्लेट कैसे बनती है, क्योंकि प्लांट के ऊपर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड धस नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट बनी, किससे बनेगी, इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगी सेल प्लेट। सेल प्लेट यहाँ कर अरेंज हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, कुछ इस तरीके से इधर भी आगे बढ़ेगा। और क्या होगा, एट द एंड ये सेल डिवाइड हो जाएगी, ये सेल अलग अपने न्यूक्लियस के साथ, ये सेल अपने अलग न्यूक्लियस के साथ। ये प्रोसेस हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है वो सेल प्लेट मेथड से होती है। वहीं जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो सेल फरो मेथड होती है। तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प कर रहा है। यूकैरियोट्स का सीलिया फ्लैजिला बनाने के लिए भी, सीलिया और फ्लैजिला हम इसके बाद ही पढ़ेंगे, जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ लेंगे तो हम सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे। तो सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन कौन करता है, पक्षमाभिका। और ये जो सीलिया दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो इन दोनों का फॉर्मेशन भी किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही होता है। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला, जो ये सीलिया और फ्लैजिला जिस जगह से ओरिजिनेट होते हैं, जिस जगह से ये सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, ये जगह को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी को बनाने के लिए भी कौन हेल्प करते हैं, सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी को बनाने के लिए भी कौन हेल्प करते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। लास्ट में हम एक टेबल भी पढ़ेंगे जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम एक बार फिर से और अच्छे से देख लेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल में हमने क्या देखा, ये होलो ट्यूब्स होती है, अनब्रांच्ड होती है, सिलेंडर शेप्ड होती है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी होती है। ये प्रोटोफिलामेंट किससे बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसका काम क्या होता है, सेल प्लेट बनाता है प्लांट के केस में, सीलिया फ्लैजिला बनाता है यूकैरियोट के केस में, और सीलिया फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी बनी हुई होती है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल की ही बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हम सेकंड देखें, माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु जिनको हम कहते हैं। ये किस प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये किस प्रोटीन का बनता है, एक्टिन प्रोटीन का। एक्टिन प्रोटीन आपने पहले भी कई नाम सुना होगा, मसल जब कॉन्ट्रेक्शन पढ़ते हैं हम, मसल्स जब काम करती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय ये एक्टिन प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो वहां इसको कई बार यूज करेंगे। तो एक्टिन प्रोटीन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है, ये किससे बना है, एक्टिन प्रोटीन से। पहले हम ये देखें कि ये माइक्रोफिलामेंट कहाँ रहता है, सेल के अंदर ये कहाँ दिखाई देगा,
ये रही हमारी सेल, ये रही सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हमारे फिलामेंट। ये कैसे होते हैं? ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, एक दूसरे से ये लिपटे हुए से होते हैं। और हमारी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से ये ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हैं तो जरूरी है सेल मेम्ब्रेन में कुछ काम कर रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट में या किसी चीज में हेल्प कर रहे होंगे जो रिलेटेड होगा सेल मेम्ब्रेन से। देखते हैं इस चीज को। ये पहले तो दिखाई कैसे देते हैं? रॉड लाइक। जैसे अभी हमने ट्यूबुलिन प्रोटीन, सॉरी, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स देखा, ट्यूब जैसा था, वो नलिका जैसा था। जबकि ये कैसे होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनडेफिनेट लेंथ के हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना रखे, छोटे बनाए हैं, ये जितना लंबा हो सकता है हो सकेगा। ये इनडेफिनेट शेप का हो सकता है, इनडेफिनेट लेंथ का हो सकता है, मतलब इसकी लंबाई बड़ी छोटी हो सकती है। एक्टिन प्रोटीन का यूज कहाँ पर हो रहा है? मसल कॉन्ट्रेक्शन में बता दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब है ये श्रिंक हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। जैसे हम एक रबर को देखते हैं, रबर को हम खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ देंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। वैसे ही ये एक्टिन प्रोटीन भी होता है। इसकी इसी चीज का फायदा होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन को। कैसे होता है अभी आगे समझते हैं। नेक्स्ट, ये मिलता कहाँ पर है? फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता दिया मैंने। जो सेल मेम्ब्रेन है उससे एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से। सेल मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ होता है। किससे बना है? एक्टिन से। ये एक्टिन की एक यूनिट, बहुत सारे एक्टिन जब आपस में मिले तो किसका फॉर्मेशन हुआ? पॉलीमर का। और यही दो तरीके के अलग अलग पॉलीमर्स आपस में कुछ इस तरीके से इंटरलिंक्ड ऐसे हैं, ठीक है, ट्विस्टेड है। यही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर आकर ऐसे अरेंज हो जाते हैं पूरे सेल के अंदर। क्या काम होता है इनका? ये इस तरीके से जो आकर जुड़ गए हैं, ये क्या काम करेंगे? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोस्केलेटन है, पूरे साइटोस्केलेटन का एक मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी सेल को ये संरचना देते हैं, हमारी सेल का शेप मेंटेन करते हैं। देखो, प्लांट के केस में तो प्लांट के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो उसका शेप तो बना हुआ रहता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं है? सेल वॉल तो है नहीं। एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं है? सेल वॉल है नहीं, तो शेप चेंज भी तो हो सकता है हमारी सेल का। तो हमारे सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोस्केलेटन। तो ये क्या कर रहा है? संरचना दे रहा है। किसको? ये जो स्पेसिफिकली जो हम माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर दे रहा है। पूरा साइटोस्केलेटन किसको संरचना दे रहा है? हमारे सेल को। ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर दे रहा है, जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर पाती है? फ्लेक्सिबल हो पाती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, जो हमने प्रोटीन देखा माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन से बना, क्योंकि ये कैसा है? कॉन्ट्रेक्टाइल है, मतलब एक्सपेंड हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। तो अगर ये एक्सपेंड और रिलैक्स होगा, ये जो फिलामेंट है ये अगर एक्सपेंड और रिलैक्स होंगे तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं खींचेंगे? मान लीजिए आपने कपड़े को धागे से बांध दिया, धागे की जगह पर हमने रबर से बांध दिया है। रबर को जब हम खींचेंगे तो उस कपड़े को भी आप आराम से खींच पाओगे। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर खींचना है तो ये धागे उसको खींच सकते हैं, बाहर पुश करना है तो ये एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, हमारी सेल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये काम करते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट चीज लिखी हुई है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये क्या चीज है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मा होता है, ये जब वैक्यूल के अराउंड मूवमेंट करे, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा अराउंड वैक्यूल, किसके अराउंड? वैक्यूल के अराउंड ये जो साइटोप्लाज्मा है ये क्या करे? मूवमेंट करे। जब घूमता है ये साइटोप्लाज्म तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। अब इससे होगा क्या? मतलब ये जो प्रोसेस है ये भी कौन करवा पा रहा है? सेल मेम्ब्रेन के पास ये जो माइक्रोफिलामेंट्स लगे हुए हैं, इसकी हेल्प से ये हो पा रहा है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी मूव कर पा रहे होंगे। किस वजह से कर पा रहे होंगे? इस माइक्रोफिलामेंट की वजह से। नेक्स्ट है हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, नकली पैर, झूठे पैर जिसको हम बोल सकते हैं।
ये किस में बनेंगे? सूडोपोडिया अमीबा में। हमने एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में सुना हुआ है। जो अमीबा होता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का उपयोग करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। तो सूडोपोडिया कब बनेंगे? अब ये अमीबा की बॉडी है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन आगे इस तरीके से एक्सपैंड होगी, बाकी उसकी बॉडी है ये, और ये एक्सपेंड हुआ तभी तो ये इसका पैर बना, इसका सूडोपोडिया बना। तो ये आगे पुश ही कब हो पाएगा? जब यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये जब एक्सपैंड करेंगे, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन में भी छोटे पैर या फॉल्स फीट बनाने में अमीबा के अंदर भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। अमीबोइड मूवमेंट आप यहाँ पर याद रख सकते हो, डब्ल्यूबीसीस। डब्ल्यूबीसीस कौन होती है? हमारी बॉडी की आर्मी होती है। ठीक है, किसी जगह पर पैथोजन आया, ये क्या करेगी? फाइट करने जाएगी। अब मान लीजिए जिस जगह पर हमें फाइट करने के लिए इस डब्ल्यूबीसी को भेजना है, उसको बाहर आना पड़ेगा। ब्लड वेसल से जब वो बाहर आएगी, तो कहीं इसका साइज, डब्ल्यूबीसी का साइज, उसमें बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगी? ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इसके साइज को छोटा कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी हमको पता है कि अपने शेप को कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर सकती है, तो अपने शेप को ये डब्ल्यूबीसी चेंज कैसे करेगी? माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से। माइक्रोफिलामेंट श्रिंक हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी का साइज छोटा हो जाएगा। माइक्रोफिलामेंट एक्सपैंड कर जाएंगे, डब्ल्यूबीसी का साइज एनलार्ज हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। अमीबोइड मूवमेंट, अमीबा के जैसा मूवमेंट, अमीबा अपने शेप को चेंज करती है, वैसे किसी और का भी शेप चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी। कौन करवाएगा? माइक्रोफिलामेंट्स। फरो फॉर्मेशन, अभी अभी मैंने जिसकी बात की थी, फरो किसके अंदर बनती है? एनिमल के केस में एनिमल साइटोकाइनेसिस जब होता है, यानी कि ये जो एक सेल है, ये डिवाइड होने वाली है, दो न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन ये जो बना ना, ये जो खांच बना, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल फरो, फरो कहते हैं, खांच कहते हैं। इस खांच को कौन बनाता है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर जुड़े हुए हैं? हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन से। अब इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर जब धक्का देना है, तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या करेंगे? उसको आराम से खींच सकते हैं। इसको अंदर की साइड खींचेंगे, यहाँ के माइक्रोफिलामेंट इसको अंदर की साइड खींचेंगे, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाएगा। यहाँ के फिलामेंट जब अंदर खींचेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा, एक खांच बन जाएगी, और दो सेल क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। तो सेल फरो मेथड हमें एनिमल्स में याद रखनी है, सेल प्लेट मेथड हमें प्लांट्स में याद रखनी है। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको। माइक्रोफिलामेंट जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास में ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करते हैं? हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म तंतु। एक्टिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड टाइप जो हमारा साइटोस्केलेटन का है, क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट इनका नाम ही इसलिए क्योंकि इनका जो साइज होता है वो मिडिल में होता है। ना तो ये बहुत बड़े होते हैं लाइक माइक्रोट्यूबुल, ना तो ये बहुत छोटे होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों के बीच का होता है। ये किसका बना हुआ होता है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो कि हमारे हेयर जिससे बने हो, हमारे हेयर्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता है, अनब्रांच्ड होता है। बट ये होता कहाँ पर है? अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस को सपोर्ट देने के लिए, हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए कौन काम करेंगे? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट काम करेंगे। कैसे अरेंज है देखिए यहाँ पर, ये हमारा न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस के बाहर ये जो मैंने येलो कलर से बना रखे हैं, यही सारे क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या कर रही है? हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल की, ये सब ऐसे जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस से, ये सब न्यूक्लियस से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, और न्यूक्लियस को बांध के रखते हैं, एक जगह पर स्टेबलाइज रखते हैं। तो हमें न्यूक्लियस के आसपास, हमारे क्रोमेटिन के आसपास, क्रोमेटिन कहाँ होगा? इसके अंदर। इस क्रोमेटिन और न्यूक्लियस के आसपास सराउंडिंग में हमें क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेल मेम्ब्रेन के आसपास क्या मिल रहा था? हमारा माइक्रोफिलामेंट मिल रहा था। और हमारा पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ क्या मिल रहा था? माइक्रोट्यूबुल्स मिल रहा था। तो ये जो येलो कलर से पूरा बना है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हमारी पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस को ये ज्यादा सपोर्ट देता है। ये लिखा हुआ है फ्रॉम फॉर्म स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है ढांचा या मचान, आपने कभी सुना हो? जैसे बिल्डिंग्स बनते हैं,
तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए बाहर से जब उसको प्लास्टर करना हो, कलर करना हो, तो फिर जो लेबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं जिसके ऊपर चढ़ करके वो बाकी का ऊपर का काम कर सके, तो उसको हम स्केफोल्ड बोलते हैं। तो ऐसा स्केफोल्ड, इसी मचान कौन प्रोवाइड करता है हमारे न्यूक्लियस को, यही इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक समराइज वे में समझ लेते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होंगे, और जिस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना है, जैसे ये वेसिकल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना है, तो वो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जहां जहां जाएगा वहां वो भी आराम से ट्रांसफर हो सकती है। जैसे ही उसकी कोई लोकेशन आ गई जहां उसको जाना था डेस्टिनेशन पे, वो ये वेसिकल वहां से उतर जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर। ये प्रोटीन अगेन खाली हो जाएगा, यहाँ पर कोई दूसरी वेसिकल आराम से ट्रेवल कर सकती है बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे पाथ प्रोवाइड करता है, आप ये बोल सकते हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो क्या देती है, रास्ता देती है, पाथ प्रोवाइड करती है चीजों को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब ये मैंने यहाँ पर एक समराइज्ड वे में आपको तीनों चीजों में डिफरेंस क्लियर किया हुआ है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक्टिन प्रोटीन का बना है, ये केराटिन का बना है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, तीनों में अनब्रांच्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रांचिंग आपको याद करनी नहीं है। कॉन्ट्रेक्टाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल में हमें क्या याद रखना, सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रेक्टाइल है, क्या, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कहाँ अरेंज थे, हमारी सेल, सेल की सेल मेम्ब्रेन से माइक्रोफिलामेंट अरेंज थे, इसीलिए हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने शेप को चेंज कर पा रही थी। सेल मेम्ब्रेन के शेप के चेंज करने से स्यूडोपोडिया फॉर्म हो रहे थे, अमीबॉइड मूवमेंट हो पा रहा था। तो आप याद रख सकते हो सिर्फ यही कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, बाकी दोनों कैसे होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। किससे एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पीएम लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये अराउंड द न्यूक्लियस मिलता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस के अराउंड मिलेगा, और ये इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ये सपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये सपोर्ट करती है न्यूक्लियस को, और ये ट्रांसपोर्ट कराती है किसका, वेसिकल्स का एंड ऑर्गेनेल्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे, सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा रहा तो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।